थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। आज हम आप लोगों को बिहार सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन का मैथमेटिक्स का हल बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव का। थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देंगे, ध्यान से देखें। ये प्रश्न पत्र है। सेक्शन ए, इसमें आपको 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे हैं, जिसमें से 50 का उत्तर देना है, लेकिन हम सबका उत्तर बता रहे हैं। आप इसके बाद मिलाकर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार अद्वितीय पूर्णांक q तथा r होते हैं, जो समीकरण a = bq + r को संतुष्ट करते हैं, जहां तो इसका आंसर होगा b। इसका आंसर होगा b, क्योंकि जैसे देखिए b क्यों होगा। जैसे मान लीजिए हम 5 में 2 से भाग देते हैं, तो 2 दूनी 4, नीचे 1 बचता है। तो यहाँ b और q, ये q बराबर 2 है और b बराबर भी 2 है, तो 2 2 = 4 +1 = 5 होता है। तो यहाँ r का मान यानी रिमाइंडर, शेष का मान हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है और b से छोटा होगा। यानी b मतलब ये हो गया भाजक, भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस रिमाइंडर यानी शेष होता है, तो इसका b होगा आंसर। अब जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार इतना और इतना का मौशो निकालना है, तो इसका मौशो कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसमें जैसे 255 से हम 867 में इस तरह से भाग देते हैं, 3 बार में लगेगा। 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 1 16, हाथ में बचा 1, 3 दूना 6, 1 7। इसमें हमको 102 आया। फिर 255 में भाग देंगे, 2 बार में लगेगा, 204 होगा, यहाँ 1, यहाँ 5। इससे फिर इसमें देते हैं भाग, तो 2 बार में ये 102 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो ये आंसर होता है। इसीलिए इसका आंसर होगा डी। क्लियर। अब देखिए इसमें कहता है कि 7429 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये सही आंसर लगाया हुआ है, इसका आंसर ए हो जाएगा। इस तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना प्राप्त हो जाएगा। तीनों अभाज्य अभाज्य संख्या हैं। हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या एक और अपने से सिर्फ विभाजित होता है पूर्ण रूप से, तो ये तीनों अभाज्य संख्या है। इसको छांटने के लिए आप जल्दी जल्दी में देखिए, अगर अभाज्य संख्या समझ में आ रहा है तो ये देखिए इकाई अंक को गुना करेंगे। 3 × 3 = 9, 9 = 81, तो 81 के लास्ट में 1 आता है, तो यहाँ 9 है, तो ये छट जाएगा, तो ये आपको छट गया। फिर इसी तरह से इसको देखिए, 9 9 = 81, लास्ट में 1 आए, 1 से 7 को गुना करें तो 7 आए, तो ये भी छट गया। तो अब ये दोनों में है, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आप, तो ये हो गया। इसका आंसर यही होगा 3 का ए। फिर क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहता है कि यदि दो संख्याएं ए और बी, ए तथा बी का लघुत्तम समावर्तक और लौसा मौसा क्रमशः सी तथा डी हो, तो इसका नियम है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा लौसा और मौसा के गुणनफल के। तो ये सही है, मारा हुआ सही है, ये सही आंसर है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होता है कि इसका देखिए, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 2 निकल जाएगा, और 2 निकल जाएगा तो 2 को 2/1 लिख सकते हैं। तो ये क्या नियम है कि P/Q के रूप में हो, जहाँ B Q जो है सो 0 के बराबर नहीं होती, इसलिए इसका आंसर सही है।
क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ वही चीज़ है, इसका परिभाषा दिया गया। वैसी संख्या जिसका व्यापक रूप P/Q होता है, जहाँ P और Q पूर्णांक है एवं Q बराबर नहीं हो 0 के, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। ये गलत मारा हुआ विद्यार्थी, गलत, ये आंसर हुआ। वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार न तो शांत होता है न ही आवर्ती होता है, तो ये हो जाएगा आपको अपरिमेय संख्या। ये 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 का हो जाएगा ए। क्योंकि आप देखिए, जैसे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसका हम लोग को जब वर्गमूल निकालते तो 1.414 ऐसे ऐसे आता है, यानी रिपीट नहीं होगा। या फिर √3 का देखिए 1.732 आता है, अलग अलग संख्या आते जाएगा, रिपीट नहीं होगा। तो ना तो शांत होता है ना ही आवर्ती, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब इसको हम लोग a-b के होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं। देखिए a-b के होल स्क्वायर पर, जैसे इसको a माने, इसको b माने, ये b हो गया, ये a हो गया, इसका स्क्वायर करना है तो हम लोग को क्या होगा? a स्क्वायर -2 × a × b प्लस b स्क्वायर, ऐसे इसको तोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 9, 2 3 6 दूनी 12 √5 हो जाएगा। ये हो गया 2 दूनी 4, 5 20, तो बराबर 20 और 9 29 - 12 √5। इसमें देखिए ये आ रहा। इस तरह से a-b होल स्क्वायर पर ये टूट, इसका आंसर होगा ए। 8 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद है 9 का आंसर। तो 9 का आंसर इसमें हो जाएगा कि x² और -4x + 3। इसका देखिए, इसका गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं? तो x² -4x + 3 है, तो x² -4x + x + 3 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें हम x कॉमन लेंगे तो x -3x इसको लिख देंगे, यहाँ पर -x लिखेंगे। तो यहाँ पर x कॉमन ले तो x - 3, यहाँ पर 1 कॉमन ले तो फिर x - 3 हो गया। अब देखिए ये x - 3 दोनों में है तो ये निकल गया बाहर, तो इसमें बचा x - 1। तो x - 3 x - 1, इसका ये दोनों को गुना करेंगे तो होगा, गुणनफल हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपको ये मिल जाएगा। अब आइए, कहता है इसका इतना के शून्यक हैं। इसका शून्यक ये है, क्योंकि इस दोनों मान को x के जगह पर रखिएगा तो इसका टोटल वैल्यू 0 हो जाता है। जैसे इसमें आप ऐसे पुट कर सकते हैं, -2 का स्क्वायर + 7x है, तो 7 के जगह पर -2 + 10 लिखिएगा, तो यहाँ ये हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा -14, ये हो जाएगा +10, ये दोनों जुड़ जाएगा, एक समान चिन्ह है, = 0 हो जाता है। इसी तरह से इसको भी इसमें बैठाएंगे तो ये हो जाएगा। वैसे गुणनखंड निकालने पर ये आपको आंसर आएगा। तो इसका आंसर हो गया 10 का ए। इसके बाद चलिए 11 का। ये कहता है शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल कैसे निकालेंगे? तो इसमें होता है शून्यकों का अल्फा + बीटा, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। तो माइनस, अब b मेरा है -7, तो यहाँ लिखेंगे -7 /a। तो a की जगह पर 6 है, तो यहाँ हो जाएगा 7/6, इसलिए आंसर हो जाएगा b, इसलिए ये सही है। आगे आइए, इतना के शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा × बीटा = c/a होता है। तो c मेरा है 1
ए मेरा है 2, तो 1/2 आंसर हो जाएगा। 1/2 डी में है, इसलिए इसका आंसर डी सही है। इसमें कहता है इतना इतना वाला बहुपद कौन होगा। तो बहुपद निकालने के लिए आप देखिए अल्फ़ा बीटा का मान दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूला से निकालते हैं, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ हो गया x² अल्फ़ा प्लस बीटा, ये देखिए -3 + 2 इंटू एक्स प्लस -3 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये हो गया x², ये दोनों में हमको बच गया -1, तो ये हो जाएगा हमको माइनस +1 प्लस सॉरी ये अंदर -1 इंटू एक्स, ये हो गया 6, तो अब इसका x² माइनस प्लस होगा, अब 1 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा +x -6, तो ये इस तरह से इसका निकालते हैं। तो ये हो गया 13 का ए। 14 का रैखिक युग्म इतना कि आलेख्य निरूपण क्या होगा। तो इसमें होता है कि अगर देखिए A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के, तो इसका आंसर होगा 14 का ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक हल होता है, रेखाएं इस तरह से कटती है, जिस बिंदु पर कटती है वही हल होता है। तो यहाँ देखिए A1 के जगह पर है 1, ये है 3, A2 ये हो जाएगा -1 आई B2 है 4। ये देखिए ये दोनों चीज़ ये और ये बराबर नहीं है, इसलिए इसका सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। अब ये प्रतिच्छेदी रेखाएं इस तरह से ये आंसर होगा 14 का ये। फिर 15 में देखिए ये पूछ रहा है कि इसके कितने हल होते हैं। यदि इस तरह का होता है तो इसमें अनंत हल होते हैं, तो इसका आंसर होगा ये गलत दिया हुआ है, इसका आंसर ये होगा, क्योंकि इसमें इस तरह का सिचुएशन A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है। तो एक रेखा दूसरे पर एग्जैक्टली होता है, तो हर जगह उसका हल होता है। अब एक क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इसका आलेखीय निरूपण क्या होगा। तब इसमें आप देखिए कहता रैखिक समीकरण युग्म इतना के आलेखीय निरूपण यदि समांतर होता, समांतर होने के लिए ये होना चाहिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होता है C1/C2 के, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए यदि दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः इतना है तो उसका उनका गुणनफल क्या होगा। तो दो संख्याओं का योगफल, मान लीजिए एक संख्या x दूसरा y है, तो दोनों का जोड़ इतना है। अंतर देखिए x - y बराबर दे दिया है 4, ये दोनों कट जाएगा, 2x = हो जाएगा 18, तो x बराबर हो जाएगा 18/2 यानी कि 9 हो। x का मान 9 हो गया, तो 9 इसी में किसी में मान बैठा लेते हैं, इसमें मान बैठा देते हैं x का 9, y तो y बराबर क्या हो जाएगा 14 - 9 होगा, तो y का मान 5 हो जाएगा। तो y का मान 5 हो जाएगा, 9 आई 5 हो जाएगा, तो 9 5 हो जाएगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 45। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 ये कहता है यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो और धारा की चाल 3 किलोमीटर होगा, तो धारा के प्रतिकूल नाव की अपेक्षित चाल क्या होगा। तो 8 में से ये 3 घट जाएगा, उल्टा चल रहा है तो धारा की दिशा रोकेगा उसको, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 8 में से 3 या 5 किलोमीटर पर। ये गलत आंसर है। अब देखिए 19 क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है
कि चर x में इतना ax² + bx + c = 0 एक द्विघातीय समीकरण कहलाता है। ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं तो इसका आंसर कौन होगा? तो इसमें कहता है कि ए 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये x² पूरे 0 ये टर्म हो जाएगा तो द्विघात समीकरण का रूप गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। ये आंसर है, ये गलत आंसर विद्यार्थी दिया है। क्वेश्चन नंबर 20, द्विघात समीकरण इतना के विवेचक क्या होंगे? आप जानते हैं विवेचक यानी d = होता है b² - 4ac। तो b का मान है -6 तो -6 लिख दिए। 4a मेरा है 5 तो लिखिए 5, c मेरा है -2 तो लिखिए -2। अब इसका देखिए वैल्यू निकालेंगे, ई गुना होगा तो 36, ई माइनस माइनस ई प्लस हो जाएगा, ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, टोटल 76 होगा। तो ये सही बनाया हुआ है, यानी विवेचक d डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है b² - 4ac। इसी फॉर्मूला पर बनता है। अब होगा द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति बताएं। देखिए जब d का मान बड़ा होता है b² - 4ac से तो इसका वास्तविक होता है और दो अलग अलग मान होते हैं, असमान होगा। तो इसका आंसर ए होगा, ये गलत है, इसका आंसर ए होगा। आप इस फॉर्मूला पर फिर से आप d बराबर b² - 4ac पर निकालिएगा। अगर d का मान बड़ा आ जाएगा इससे b² - 4ac से तो ये मान आता है। जब बराबर होता है d का मान बराबर होता है b² - 4ac के तो दो समान वैल्यू आता है और नहीं तो अवास्तविक वैल्यू आता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 22, इसमें विवेचक का मान कहता क्या होता है? ये द्विघात समीकरण का रूप दिया हुआ है। तो इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसका हो जाएगा ए आंसर आएगा, क्योंकि लोग समझता है हालांकि द्विघात बहुपद का रूप होता है ax² bx प्लस आमतौर पर लिखा जाता है c = 0। अब यहाँ पर दे दिया है bx², तो इसको निकालने पर हमारे आंसर ए आता है, 22 का ए। अब 23 का देखिए, इसमें समांतर श्रेणी है x + y का मान। तो अब यहाँ देखिए ये 3 है, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 होगा, 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15 होगा। तो सबका डिफरेंस जो है, एक अगला का डिफरेंस 4 आता है, तो यही समांतर श्रेणी हो गया। अब ये 4 होगा तो यहाँ का तो इस दोनों का मान क्या होगा? तो यही 7 है, ये 11, तो 11 7 18, ये सही है। तो इसका बी हो जाएगा। यहाँ पे 24 नंबर का देखिए, ये कहता है सार्व अंतर क्या है? तो देखिए इसमें हर दो टर्म का अंतर 4 होगा, हर दो टर्म का अंतर 4 है। तो इसका आंसर 4 सी नंबर का हो जाएगा, 24 का सी। इसमें कहता है इसका 13वां पद क्या होगा? तो 13वां पद निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला लागू करना पड़ता है, Tn बराबर a + n - 1 × d। अब इस ए मेरा क्या है, -5 है। आई 13वां पद निकाला, 13 में से 1 गया, 13 में से 1 गया तो 12, अंतर है कितना का? देखिए 7 में से 3 घटाए तो 4 का हो गया। तो -5 है, ये बच्चों का 48 हो गया, तो बचा हमको 43। तो 43 इसका आंसर सही है, 25 का सी। अभी कहता है कि 26 में लगातार प्राकृत संख्याओं का जोड़ क्या होता है? इस फार्मूला से निकालते हैं, बचपन से निकालते हुए n × n + 1/2। इसमें कहता है कि समांतर श्रेणी इतना का अगला पद क्या होगा? अगला पद निकालने के लिए हमको इसका निकालने के लिए हमको देखिए ये दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं, ये बराबर होगा चौथा पद में से, चौथा पद को x मान लें तो इसमें से इसको घटाएंगे। तो इस तरह से देखिए इसको हम लिख सकते हैं √7 ×
√4। अब माइनस √7, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं √7 √9। अब देखिए ई कॉमन ले सकते हैं तो √7 हो गया, यहाँ हो गया √4 -1 x, यहाँ हो जाता है, इसका 3 निकल जाएगा तो 3√7 ये हो जाएगा। अब इसका वैल्यू 2, तो 2 में से 1 गया तो 1 हुआ, तो ये सीधा 7 हो जाता है, x - 3√7 ही हो जाएगा। इसको इस साइड ले आएंगे तो ये दोनों जुट जाएगा, ये हो जाएगा 3 1 4√7 हो जाता है। x = इतना मान आता है। अब हमको कहता है कि इसको हम एक साथ लिखेंगे तो अंदर में जाएगा तो 16 हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 16 × 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए इस तरह से x का वैल्यू है, ये अंदर जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो d आंसर आएगा, इसका आंसर होगा d। समांतर श्रेणी इतना के पदों का योगफल 406 होगा। इसमें हमको इस तरह से निकालना होगा, Sn = n/2a + n-1 × d। क्वेश्चन नंबर 29 में करा, इसके कितने पद का योग 406 होगा। अब इसमें हमको Sn बराबर हमको लिखना होगा n/2 और 2a + n-1 × d। जहाँ हमको ये दिया हुआ है, Sn का मान दिया हुआ है 406 बराबर n/2, 2a + n का मान है, ये निकालना ही है। इसका हल आप निकाल लीजिएगा, तो इसका हल आपको आएगा 14। 29 का 29 का आएगा 14। देख अब 30 का इसमें है समांतर श्रेणी इतना पद, n पदों का योगफल इतना है, तो इसके nवां पद क्या है, तो इसको हम लोग इस तरह से निकालते हैं, Tn = Sn - Sn-1। इस फार्मूला से इसका निकालते हैं, इसका वैल्यू आएगा b 30 का। अब देखिए ये दिया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। ये है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसका सब भुजा बराबर हो। तो जैसे सब भुजा बराबर होगा, तो मान लीजिए ये समबाहु है, ये समबाहु है, ये दोनों का रूप समान होगा, तो इसलिए ये आंसर होगा। 31 का C, समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं में क्या संबंध होता है, तो समानुपाती का होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, तो उसके भुजाओं का अनुपात क्या होता है, ये हो जाएगा, आंसर D हो जाएगा। इसका स्क्वायर हो जाता है ये क्षेत्रफल। इसका है दो ABC और DEF समरूप है, तो AB/D बराबर इतना है, तो FD/CA बराबर क्या होगा, तो 34 का होगा C। 35 में है ABC समरूप है PQR के, तो इसका कहता है उनकी परिमिति का अनुपात दिया हुआ है और AB बराबर दिया हुआ है, तो AB/PQ बराबर ये हो जाएगा, इसका दोनों का परिमिति हो जाएगा 32/24, जहाँ AB का मान हमको दिया हुआ, तो 10/PQ बराबर 32/34। अब आप किसको हल कर लीजिए, तो ये जाएगा ऊपर, ये इतना PQ का मान निकल जाएगा, ये 8 से कटेगा, 8 × 32,
ये 24 है, वो है ये 24 है। 8 तिया 24, 8 चौके 32, ये 2, ये 5, 5 तिया 15/2 हो जाएगा पी क्यू का मान। यहाँ पे ये सी हो जाएगा, 35 का सी हो जाएगा। अब कहता है √2a सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की लंबाई होगी 36 का डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। उतना आप व्यापक बताएंगे तो टाइम कम है, आंसर बता देते हैं। 37 का हो जाएगा डी, सॉरी 37 ये है। देखिए इसमें क्या होता है, ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिक है। तो जब ये सम संख्या होगा तो अंतर 2 का होगा ये 12 वाला में, अब विषम होगा तो 1 का होता है। देखिए सम है तो इसमें एक ये अपवाद भी है, इसका आंसर ये हो जाएगा। आप देखिएगा दोनों बराबर को जोड़िए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़, ये होगा ये ट्रिपलेट है, सही है डी। इतना सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा तो इसका हो जाएगा 36 बी, ये हो जाएगा। ये ऊंचाई है तो √3/4 भुजा स्क्वायर पर ये निकल जाता है। 39 का आंसर हो जाएगा सी, ये हो जाएगा। यदि त्रिभुज की किसी कोण का समद्विभाजक अपने सामने की भुजा को समद्विभाजित करती है तो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, आइसोसेलेस। 40 किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति कहलाती है समांतर चतुर्भुज, ये हो जाएगा 40 का ए। 41 का दिया हुआ है कि यदि सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर के, इस तरह से आपको बनेगा। ऐसे है तो ये समकोण बन जाता है। मान लीजिए पूरे 24 है तो ये 12 हो गया, ये पूरे 10 है तो ये 5 हो जाएगा। तो ट्रिपलेट के अनुसार ये 13 हो जाएगा। तो इसका आंसर 41 का सी हो जाएगा, क्योंकि 5, 12, 13 ट्रिपलेट बनेगा। देखिए ये जब विषम संख्या होता है तो ये 1 का अंतर होता है। अब आइए 42 का, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो आप लोग पढ़े होंगे, ऐसे है, ये बाह्य बिंदु है तो 2 स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं। ये सही आंसर है 42 का। 43 का, इसमें देखिए यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तथा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई इतना इतना है तो वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी ये मांग रहा है, इस तरह से है ऐसे। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी मांग रहा है। इसमें निकालने पर हमको आएगा 43 का सी आएगा। ट्रिपलेट बनता है। देखिए ये समकोण यहाँ 90 डिग्री होता है तो 7, 24, 25 होगा। जब ये विषम संख्या होता है तो ये दोनों में अंतर 1 का होता है। तो हो गया ये। यदि वृत्त की क्वेश्चन नंबर 44, यदि वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर हो तो वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबिक दूरी का, इस तरह से ये है, ये जीवा है, ये दूरी मांग रहा है, ये दिया ही हुआ है। एक तरह से समकोण त्रिभुज बनता है। तो 44 का आंसर हो जाएगा बी। ये निकाल के देखिएगा, ये बी निकलेगा। 45 चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी भी युग्म का योगफल कितना समकोण होता है। तो 2 समकोण होता है, 180 डिग्री होता है। 45 का डी हो गया। 46 का, निम्नलिखित रेखा युग्मों में से कौन किसी वृत्त के समांतर नहीं हो सकता है। तो एक्चुअली वृत्त मान लीजिए इस तरह से है, देखिए तो अगर ये केंद्र है तो ये समांतर कभी नहीं होगा, व्यास 2 व्यास कभी समांतर नहीं होगा। 46 का डी हो गया। 47 का, यदि वृत्त की किन्हीं 2 त्रिज्याओं के बीच का कोण इतना है तो त्रिज्याओं की अंतिम सिरों पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या हो जाएगा। तो 47 का हो जाएगा ये आंसर सी। 47 का 47 का आंसर सी हो जाएगा।
48 यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तथा एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हों तो वह चतुर्भुज क्या होगा? 48 का बी, ये वर्ग हो जाता है। 49 चतुर्भुज के विकर्णों में क्या संबंध होता है? तो ये होगा सम चतुर्भुज के विकर्णों में क्या संबंध होता है? तो समकोण पर यह समद्विभाजित करता है। ये आंसर सी हो जाएगा। किसी वृत्त के केंद्र पर कोण AOB तथा परिधि पर ACB जहाँ सी वृत्त के बृहद चाप पर स्थित है तो ACB बराबर क्या हो जाएगा? तो ये 50 का हो जाएगा आपको सी, क्योंकि दोगुना का संबंध होता है। अब देखिए 51 का आंसर हो जाएगा आपको साइन थीटा बराबर 45/53 है तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 51 का बी, 51 का बी आंसर हो जाएगा। इसमें 1 जनरली होता है, आप बिना बनाए भी बता सकते हैं, इतना विस्तार से बताने का दिक्कत होगा। तो 52 का आंसर हो जाएगा सी। देखिए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है, मिलकर कोण इकाई के बराबर नहीं होती, ये 1 के बराबर होता है, ये भी 1 के बराबर होता है। कॉसेक माइनस कॉट ये भी 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ये, यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। यदि किसी वृक्ष की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण 54 बी, 54 का बी हो जाएगा, 54 का बी। 55 का ए, 56 का आंसर हो जाएगा बी। 57 डी, 57 का आंसर डी हो जाएगा। 58 ए, क्योंकि इसको नीचे लाएंगे तो 1/√3 30 डिग्री का मान होता है। 59 का आंसर होगा सी। 60 का आंसर हो जाएगा डी। 61 का बी, 61 का बी। 62 का सी, 62 का सी। 63 का हो जाएगा ए। 64 का हो जाएगा बी। 65 का आंसर हो जाता है ए। 66 का आंसर है बी। 67 का आंसर हो जाएगा सी। 68 का आंसर हो जाएगा सी। 69 का आंसर हो जाएगा सी। 70 का आंसर बी। 70 का आंसर बी। 71 का आंसर बी। 72 का आंसर डी। 73 का आंसर डी।
74 का आंसर हो जाएगा सी। 74 का आंसर सी। 75 का आंसर हो जाएगा 75 का आंसर सी। 76 का आंसर हो जाएगा सी। 77 77 का आंसर हो जाएगा सी। 78 का आंसर हो जाएगा डी। 79 का आंसर हो जाएगा 79 का सी। 80 का आंसर हो जाएगा 80 का आंसर हो जाएगा सी। ये गलत है। 81 का आंसर हो जाएगा ए। ये सही है। 82 का आंसर हो जाएगा सी। 83 का आंसर हो जाएगा ए। 84 का आंसर हो जाएगा बी। ये गलत है। 85 का हो जाएगा ए। ये सही है। 86 का आंसर हो जाएगा 86 का आंसर बी होगा। ये गलत है। 87 का आंसर हो जाएगा सी। 87 का सी। 88 का हो जाएगा बी। 89 प्रथम दशाभाज्य संख्याओं का माध्यिका इसमें है 89 में, तो 89 का हो जाएगा बी। 90 इसका आंसर हो जाएगा सी। 90 का सी। 91 का आंसर होगा सी। 92 का आंसर ए। 93 का आंसर डी। निश्चित घटना होता तो एक, जो साफ नहीं होगा वो 0। 94 का हो जाएगा ए। 95 का ए। एक से बेसी हो रहा है इसलिए ये आंसर हो गया 95 का। 96 का आंसर होगा सी। 97 असंभव घटना तो डी हो गया 97। 98 का हो जाएगा सी। 99 बी। 100 बी। थैंक यू।